Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English literature. दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, दिस क्लास इज अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम एक बहुत ही स्पेशल क्लास ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे. दीज आर फिगर्स ऑफ रिपीटिशन. रिपीटिशन जो फिगर्स होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज का. सो इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे फिगर्स हम डिस्कस करेंगे. कुछ जो साउंड से रिलेटेड हैं बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पैरोमियन, थोड़े से एडवांस लेवल के भी, और कुछ ऐसे हम रिपीटिशन फिगर्स के बारे में बात करेंगे जो वर्ड के लेवल पर हैं, जैसे प्लॉस, पॉलिप्टोटॉन या फिर एपिज़िक्सिस, एनाफोरा. बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं. आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो एंड विल लर्न many new things about these figures of repetition. तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन कि फिगर्स ऑफ रिपीटिशन का रोल क्या होता है. देखिए, ये वो रेटोरिक डिवाइसेस होती हैं. रेटोरिक डिवाइसेस का मतलब वो लिटरेरी डिवाइसेस जिनका जो फंक्शन होता है वो किसी आर्ग्यूमेंट को, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड को एनफोर्स करना होता है, बहुत जोरदार तरीके से प्रेजेंट करना होता है. तो ये जो फिगर्स ऑफ रिपीटिशन है ये ऐसी रेटोरिक डिवाइसेस हैं जो रिपीटिशन को यूज करती हैं. अब ये जो रिपीटिशन हो सकता है ये बहुत बेसिक लेवल पर साउंड से स्टार्ट हो सकता है, केवल साउंड बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे आई होप आप सभी जानते होंगे एलिट्रेशन की जो डिवाइस है. ये सिलेबल के बेस पर हो सकता है, सिलेबल्स बार बार रिपीट हो रहे हो, वर्ड्स, फिर उसके बाद फ्रेजेस. वी बेसिकली जो हायर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं उन पर पहुंचते हैं, क्लॉजेज और इवन कुछ पर्टिकुलर आइडियाज. तो सिर्फ कॉन्क्रीट रिपीटिशन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट रिपीटिशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच ही होता है, एक इस टाइप का रेटोरिक होता है, और इन सभी को कलेक्टिवली हम कहते हैं फिगर्स ऑफ रिपीटिशन. अगर हम बात करें कि फिगर्स ऑफ रिपीटिशन काम क्या करते हैं एक वर्क, एक लिटरेरी वर्क के अंदर, तो देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ एम्फेसिस. किसी चीज को एक बार कहना और उसी चीज को बार बार कहना. तो जो बार बार रिपीट करने की वजह से एक पर्टिकुलर एम्फेसिस आता है, एम्प्लीफिकेशन होता है. एम्प्लीफिकेशन का मतलब उस आइडिया को और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर, थोड़ा सा उसको एम्प्लीफाई करके, उसको मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर हम काम में लेते हैं. एंड समटाइम्स हमारी जो इमोशनल स्टेट होती है, हमारी से मतलब है जो वर्क के अंदर स्पीकर या करेक्टर से संबंधित उसका कोई पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट बताना हो, तो उसको भी हम इन फिगर्स ऑफ रिपीटिशन की हेल्प से बता सकते हैं. तो ये एक थोड़ी सी बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गई. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे उन फिगर्स ऑफ रिपीटिशन को जहां पर साउंड से रिलेटेड रिपीटिशन होता है. और सबसे कॉमन डिवाइस लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो बहुत बेसिक स्टार्टिंग करते हैं, सिमिली, मेटाफर और एलिट्रेशन, तो ये एक ऐसी बेसिक पोइटिक डिवाइस है. हर भाषा के अंदर, न केवल इंग्लिश के अंदर बल्कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फ्रेंच, ऑल लैंग्वेजेस यूजेस दिस डिवाइस एलिट्रेशन, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन कर सकती है. आप अधिकांश को तो पता ही होगा कि एलिट्रेशन हिंदी और संस्कृत में जैसे हम अनुस्वार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, तो ये जो एलिट्रेशन बेसिकली काम कैसे करता है, तो अगर एक सिंपल और टेक्निकल भी डेफिनेशन में आपको एक पॉइंट बताऊंगा. रिपीटिशन ऑफ द साउंड ऑफ एन इनिशियल. एक इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या होना चाहिए, इनिशियल, मतलब किसी भी वर्ड का पहला कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट क्लस्टर. नाउ व्हाट इज अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर?
कॉन्सोनेंट क्लस्टर एक ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स होता है जिनके बीच में कोई भी वावल साउंड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड क्लस्टर है इसके अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो क्लब, ये जो अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो ये क्लब, तो इसके अंदर ऑलरेडी ये एक कॉन्सोनेंट साउंड और ये दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड दोनों आ रहे हैं, और इवन अगर इसके बाद भी देखेंगे ये वापस से यहां पर क्या है, एक और कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट क्लस्टर में क्या डिफरेंस होता है। दो कॉन्सोनेंट्स बिल्कुल साथ में होते हैं जिनमें से एक हमेशा हाफ होता है क्योंकि सिलेबल वो बन नहीं पाता है। इन नियर बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो दो टेक्निकल चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जो एलिट्रेशन के अंदर साउंड के ऊपर जिस पर हमारा फोकस होता है वो इनिशियल होती है, और दूसरा सिलेबल्स जिनके अंदर ये कॉमन ये रिपीटेटिव साउंड होती है वो क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड एलिट्रेशन है ये खुद डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एलिटेरेयर। एलिटेरेयर का मतलब होता है एल्ट, एड का मीन्स टू, और लिटरेयर लेटर, तो इसका मतलब लेटर को बार बार ऐड करना या टू करना या कॉपी करना, उस सेंस में यूज करते हैं लेटर और स्क्रिप्ट, और टू बिगिन विद द सेम लेटर। तो यहां से हमारा ये वर्ड निकल कर आया है। और इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इट इज द साउंड्स, सारा खेल किसका है, साउंड्स का है, नॉट लेटर्स। लेटर हो सकता है कि एक वर्ड इस तरह से CH से स्टार्ट हो रहा हो, तो यहां पर जो साउंड है वो हम देखते हैं च निकलता है। दूसरा कोई स्ट्रेस्ड वर्ड इस तरह से स्टार्ट हो रहा हो तो यहां पर साउंड क्या निकलेगा, क निकलेगा। अब एलिट्रेशन के में हम ये धोखा ना खा जाए कि कॉन्सोनेंट यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। कॉन्सोनेंट दिखने में सेम है, एक्चुअली में साउंड दोनों का डिफरेंट है, सो यहां पर एलिट्रेटिव इफेक्ट नहीं है। तो यहां ये साउंड इंपॉर्टेंट होती है, लेटर्स का रोल नहीं होता है। मेन पर्पस इस डिवाइस का क्या होता है, म्यूजिकलिटी, चाहे वो अनुप्रास के रूप में देखें हम हिंदी और संस्कृत भाषा के अंदर, चाहे हम एलिट्रेशन के अंदर देखें, इंग्लिश के अंदर एलिट्रेशन के रूप में देखें, इट ऑलवेज गिव्स म्यूजिकलिटी टू दैट पर्टिकुलर लाइन। कुछ एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे किसी भी लेवल पर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आप पोएम्स पढ़ेंगे तो आपको कॉमन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम से बहुत फेमस लाइन, नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड। मैंने यहाँ पर इस लाइन के अंदर दो एग्जाम्पल्स इंस्टेंसेस हमें मिलते हैं एलिट्रेशन के। पहले के अंदर आप देख सकते हो ये दोनों स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, ग्र और गोल्ड। यहां तो इनफैक्ट आप देख सकते हो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है और ये सिंगल कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो दोनों का इनिशियल साउंड है वो ग है, तो यहां पर हो रहा है। फिर उसके बाद सॉफ्ट कॉन्सोनेंट ह, हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, तो यहां पर जो आपका कॉन्सोनेंट है वो ये साउंड है, ये लगातार रिपीट हो रही है और एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड से, मॉपिंग मेलंकली एंड मून स्ट्रक मैडनेस। एलिट्रेशन जरूरी नहीं है कि एक सिंगल लाइन के अंदर ही हो, जनरली ऐसा होता है, बट समटाइम्स इट हैपन्स अ कंप्लीट पैसेज, अ वर्स पैराग्राफ, उसके अंदर पर्टिकुलर एक साउंड, खासकर मिल्टन, कॉलरिज, स्विनबर्न, टेनिसन, ये ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ऐसे पैसेजेस लिखे हैं जिनमें जो म्यूजिकल साउंड है इन साउंड्स को लगातार रिपीट किया जाता है। जैसे यहां आप देख सकते हो साउंड को, मॉपिंग मेलंकली मून स्ट्रक मैडनेस। हम इसे लेटर एम कहने की बजाय अगर साउंड बोलेंगे जो इस कॉन्सोनेंट का बेसिकली फोनिक है तो ज्यादा बेटर हम इसको समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जो क्लासिकल एग्जांपल है, कॉलरिज, ही हैज दिस ग्रेट एबिलिटी
to produce musical lines जैसे 5 miles meandering with a mazy motion. Now once again you can see the sound miles meandering with a mazy motion. Kubla Khan, famous poem by Coleridge. So this is alliteration for you. दोस्तों एलिट्रेशन से थोड़े से एडवांस लेवल पर हम आते हैं, सेकंड डिवाइस पर चलते हैं जो किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है और उसका नाम है एसोनेंस। तो दोस्तों पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एसोनेंस होता क्या है। दोस्तों रिपीटिशन ऑफ सिमिलर, ओके यहां तक कॉमन है। यहां हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इट इज ओनली अबाउट वाउल साउंड्स प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय डिफरेंट कॉन्सोनेंट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनिशियल होना जरूरी नहीं है एसोनेंस के लिए। दूसरी बात यह हो गई, जरूरी नहीं है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह हो गई कि ऐसे वाउल जो रिपीट हो रहे हैं उनके पहले और उनके बाद में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ नियर बाय वर्ड्स। ये तो आपके एलिट्रेशन की तरह कॉमन बात हो गई। इट इज ऑल्सो नोन एज वोकैलिक राइम और इसका जो पर्पस होता है इट्स टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ यूफोनी। नाउ फोन जो वर्ड है लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है साउंड, और यू जो इसके आगे प्रीफिक्स लगा है यू, इसका मतलब होता है गुड। तो देखिए फोनी, एक आप इसका अपोजिट भी ध्यान रख सकते हैं, वो भी क्योंकि पोइट्री के अंदर यूज करते हैं, कैकोफोनी। कैको इज कर्कश जो सुनने में अनप्लीजेंट हो, और यूफोनी विच इज मेलोडियस। तो एसोनेंस जनरली क्योंकि वाउल्स का रिपीटेशन होता है तो एक बहुत ही यूफोनिक या फिर मेलोडियस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वर्ड्स के अंदर। वापिस से इस टर्म को अगर हम देखें डिराइव कैसे किया गया है, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसोनेयर। नाउ एसोनेयर के बीच में आप देख सकते हो यहां पर कुछ दिख रहा है हमारे को सोन, जो सोन रूट है ये भी साउंड से रिलेटेड है। सोनरस विच इज वंस अगेन मेलोडियस, सोनिक विच इज साउंड इफेक्ट। तो ये सारे जो वर्ड है, एसो का मतलब है आंसर एंड विद द सेम साउंड, सोन इज फॉर साउंड, सो आंसर विद द सेम साउंड। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएगा हमारे को पॉइंट। देखिए, once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary। पो की बहुत फेमस ये पोएम है द रेवन। इसके अंदर हम दो पर्टिकुलर वाउल साउंड्स को, एक प्योर वाउल और यस अपन कह सकते हैं मोनोथोंग और एक डिप्थोंग यहां पर देखते हैं। एक तरफ तो ये ड्रियरी और दूसरी तरफ आई, वाइल आई, वापिस से ई, दो वियरी। तो देखिए आप यहां पर इससे प्रीसीडिंग है साउंड और इसके बाद आ रही है ड, जबकि यहां इससे प्रीसीडिंग है और इसके बाद आ रही है। ये दोनों कॉन्सोनेंट अलग अलग है और आप देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां और यहां और यहां, फिर यहां और यहां अगर सेम है तो यहां चेंज हो गई। सो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसोनेंस कि जहां पर वाउल साउंड रिपीट होती है लेकिन वाउल के साथ जो अटैच्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेट्स लुक एट another example। Oh might those sighs and tears return again। Holy Sonnet third, जॉन डन का। once again you see my sigh, जो डिप्थोंग आई साउंड है वापिस से आप देख सकते हैं जो यहां पर कॉन्सोनेंट है यहां कॉन्सोनेंट है, दे आर डिफरेंट वन। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, that solitude which suit the abstruser musing, Coleridge once again, और Frost at Midnight, a very philosophical poem। इसके अंदर you sound solitude which suit, तो आप preceding अगर आप देखेंगे और इसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट देखेंगे तो अलग अलग है। Abstruse
अलग है, म्यूज यहां पर बाद वाला सेम है लेकिन इससे पहले वाला अलग है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसोनेंस। चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिवाइस विच इज कॉन्सोनेंस। तो दोस्तों जैसे एसोनेंस इज अबाउट रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर वाउल साउंड, कॉन्सोनेंस इज अबाउट रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट इन वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट वाउल्स। सो यू कैन सी कि किस तरह से एसोनेंस के अंदर वाउल्स रिपीट होते हैं और उनके आगे और पीछे के कॉन्सोनेंट डिफरेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट होती है और इसके आगे और बाद वाले, इसके पहले और बाद वाले जो वाउल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक और थोड़ा सा चेंज आया है मॉडर्न पोइट्री की प्रैक्टिस के अंदर। इट इज अबाउट रिपीटिशन ऑफ द साउंड्स ऑफ अ फाइनल कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन स्ट्रेस्ड unrhymed syllable near enough to each other. So it's reverse of alliteration. Alliteration के अंदर हम इनिशियल कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट क्लस्टर की बात करते हैं जो स्ट्रेस्ड हो, और कॉन्सोनेंट्स के अंदर हम फाइनल या आखिरी कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट क्लस्टर की बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। A little more than can and less than kind। देखिए पहला एग्जाम्पल और 3 बार इस साउंड को रिपीट किया जा रहा है। हर बार जो इनके बाद का, इनसे पहले और बाद का जो वो वाउल साउंड है वो अलग अलग है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर है कैन एंड काइंड। यहां पर हम देख सकते हैं कि वो हमने मॉडर्न वाला रूल फॉलो नहीं करा है, ये इनिशियल ही है, बाद वाले एंड वाले नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे अलेक्जेंडर पोप से जो लिया गया है, न सो डायर अ थर्स्ट ऑफ ग्लोरी बोस्ट, यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट कॉन्सोनेंट क्लस्टर और लास्ट कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया। सिमिलरली इस तरह से ये यहां पर और यहां पर, इनसे पहले के इसमें कॉमन है वाउल, इसमें अलग है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। एक और एग्जाम्पल हम देखें। विद लॉस ऑफ till one greater man restore us and regain the blissful seat। तो साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो लगातार इन पूरी लाइंस के अंदर रिपीट हो रही है। सो दिस इज कॉन्सोनेंस। अब हम करते हैं दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, हालांकि इतना ज़्यादा इंग्लिश के अंदर इसके बारे में बात नहीं की जाती, ये लैटिन प्रोसोडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हिंदी में भी बहुत कॉमन ये डिवाइस पाई जाती है। इसका टर्म का नाम है पैरोमियन। पैरोमियन एक बहुत स्पेशल टाइप का एलिट्रेशन है। नियरली एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एवरी वर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये हम कह सकते हैं एलिट्रेशन को एक्सट्रीम पर ले जाना। ठीक है, एक लाइन में अगर 6 to 7 वर्ड्स हैं, 2 to 3 वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तब हम उसको कहते हैं एलिट्रेशन। बट व्हेन एवरी वर्ड, और वी कैन से ऑलमोस्ट एवरी वर्ड बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तो वो एलिट्रेशन से भी, एलिट्रेशन तो है ही, तब हम उसे पैरोमियन का एग्जांपल बोल देते हैं। The word is derived from the Greek word para, near, and homios. Homios means like. Sometimes it is also referred to as head rhyme or initial rhyme. Head because it is at the beginning of a word. तो इस वजह से इसको head rhyme बोलते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। The powers of prunes are prudent to provide potent palliatives. So this is a newspaper line. So once again you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6 basically words are beginning with the same consonant sound. She walked and wandered out of the way, weeping and wailing upon her woeful wound. You can see almost all important words, प्रॉपर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं।
हिंदी के अंदर बहुत इससे भी बेटर एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए मिल जाएंगे, जिसको हम अनुप्रास या एलिट्रेशन में कहते हैं। एक बहुत फेमस है फॉर ओनली फॉर सेक ऑफ मेकिंग पॉइंट क्लियर, चंदू के चाचा ने चंदू की चा। तो पर्टिकुलर च वर्ण इज वन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीटेड, तो इट इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ एलिट्रेशन, तो इसको हम बोलते हैं पैरोमियन। दोस्तों ये तो बात हुई कि उन डिवाइसेस की जिनके अंदर यूज किया जाता है रिपीटिशन ऑफ साउंड। इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जब हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। इसमें कुछ नए डिवाइसेस भी आप देखेंगे और कुछ ऐसे डिवाइसेस जो आप जानते हैं। तो पहले जो डिवाइस हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एक जनरल टर्म है दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं, डिवाइस की बजाय इसको हम एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज कर सकते हैं, जो कवर करती है बहुत सारी सिमिलर डिवाइसेस को। इसका जब प्रोनाउंसिएशन है दो तरीके से करते हैं। अगर हम इसको मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बोलें तो इसको हम प्लॉसी बोलते हैं, लेकिन अगर हम ग्रीक रूट के हिसाब से इसको बोलें तो प्लॉकी इसको बोलते हैं। तो हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों टाइप का इसका सीई का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। So what is basically plossy? Let's stick to this plossy this time. Plossy is repetition of not a sound or syllable, a word or words where the first time when the word refers to the subject, it may be a person or thing in one place, which is the first use, and to attribute of the person or thing such as morals, general quality in the other place. कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक ही वर्ड को एक सेंटेंस या एक क्लॉज के अंदर दो बार या दो से ज्यादा बार यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइम जब उस वर्ड को यूज किया जाता है इट इज यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन, उस पर्सन का नाम या उस पर्सन के बारे में जो कॉमन नाउन हो सकती है वो। और जब उसी वर्ड को सेंटेंस में बाद में यूज किया जाता है तो उसका सेंस प्रॉपर नाउन नहीं होता, बल्कि उसका सेंस क्या होता है, कोई उससे जुड़ी हुई क्वालिटी, जिस चीज के लिए वो पर्सन या वो थिंग जानी जाती है। जो ये वर्ड है दोस्तों, इसका अगर अपन डेरिवेशन देख लें तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्लेकाइन, ग्रीक वर्ड प्लेकाइन से ही निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है प्लेट, ब्रेडिंग करना, चोटी गूंथना। तो इट इज लाइक सिमिलर, उसको बार बार रिपीट करना, डबलिंग करना। बेसिक फार्मूला, अब ये दो तीन डिवाइसेस के अंदर हम देखेंगे, ये इसीलिए फार्मूला बनाया क्योंकि एक जैसी लगने वाली डिवाइसेस है, उनमें डिफरेंस कैसे होता है। सेम वर्ड मतलब दोनों बार जो रिपीट होता है वो वर्ड सेम है, सेम फॉर्म, दोनों बार जब यूज होता है उसका फॉर्म वर्ब है तो वर्ब है, नाउन है तो नाउन है, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है, लेकिन सेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो तीन चीजें हम देखेंगे आगे भी डिवाइसेस में, वर्ड, फिर उसके बाद फॉर्म और फिर उसके बाद सेंस। शायद थियरी से ज्यादा एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। इफ इट वाजंट इन वॉग, इट वाजंट इन वॉग। देखिए देखने में ऐसा लग रहा है कि इफ को छोड़कर पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज रिपीट हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, दिस इज नेम ऑफ अ फेमस मैगजीन एंड इट इज बेसिकली अ टर्म which is used to describe something in current fashion. तो it is promotional slogan for Vogue magazine. अगर कोई चीज Vogue के अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो फैशन में नहीं है। Now look at same word, पहला क्राइटेरिया पूरा, same form, कोई चेंज नहीं, but sense is different. In one place it means a name of a magazine and in second it is the attribute which is fashion. और एग्जाम्पल देखें, द फ्यूचर इज नो प्लेस टू प्लेस योर बेटर डेज। डेव मैथ्यूज जो एक मोटिवेशनल स्पीकर राइटर है, उनकी क्राई फ्रीडम नाम की बुक में, द फ्यूचर इज नो प्लेस, हियर इट इज नाउन, वर्ड इज सेम, टू प्लेस हियर इट इज वर्ब, बट द फॉर्म इज सेम, योर बेटर डेज। बेसिक मीनिंग इज दैट यू कैन नॉट dream only about future, doing nothing in the present.
एक जैसे और सिंपल एग्जांपल में हम कह सकते हैं सचिन इज सचिन, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्रिकेट का लें या कोई भी लें आप, कोहली इज कोहली. नाउ सचिन is Sachin. The first Sachin we are referring to a particular person known as Sachin Tendulkar. Second time Sachin is Sachin means Sachin has the qualities of what is represented by the batsman Sachin. तो यहां पर Sachin is Sachin, same word, same form, sense is different. इसी के साथ हम आते हैं सेकेंड डिवाइस जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड से जुड़ी हुई है. वो डिवाइस है दोस्तों पॉलिप्टोटॉन. Now what is polyptoton? Repetition of a word or words derived from the same root or stem but in different forms or cases. तो तीन चीजें हमने देखी थी, वर्ड, फॉर्म और सेंस. तो यहां पर वर्ड सेम रहेगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी, लेकिन सेम जो सेंस है या मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा. इस वर्ड को डिराइव करा है हमने ग्रीक टर्म पॉली विच मीन्स मैनी, बहुत इजी है ये, एंड टोटो. टोटो मीन्स केसेस. सो वर्ड इन मैनी केसेस. बेसिक फॉर्मूला पॉलिप्टोटॉन का क्या होगा? सेम वर्ड, वर्ड वही रहेगा, डिफरेंट फॉर्म, फॉर्म चेंज हो जाएगी क्योंकि वो डिराइव एक ही रूट से लेकिन उनकी फॉर्म अलग अलग है, एंड ऑलमोस्ट सेम मीनिंग. देयर मे बी केसेस जहां पर मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, लेकिन जनरली जो मीनिंग है वो सेम रहेगा. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. देयर इज नो एंड ऑफ इट, द वॉइसलेस वेलिंग, नो एंड टू द विदरिंग ऑफ विदर्ड फ्लावर्स. These lines are taken from T.S. Eliot's poems The Dry Selvages. यहां पर अगर आप देखेंगे withering, withered, दोनों का सेंस तो ऑलमोस्ट एक है, लेकिन यहां पर ये काम कर रहा है किसकी तरह से? ये काम कर रहा है पार्टिसिपल की तरह से, ये भी पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है. यहां पर तो ये जिरंड है, यहां पर पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, मतलब ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है. विदरिंग ऑफ विदर्ड फ्लावर्स, तो दोनों का सेंस लगभग एक है. वो प्रोसेस को बता रहा है और वो आफ्टर प्रोसेस क्या होता है. तो यहां बेसिकली पॉलिप्टोटॉन का एग्जांपल है, दोनों विदर से ही डिराइव किए हुए वर्ड्स हैं. एक और एग्जांपल, विद ईगर फीडिंग फूड डॉट चॉक द फीडर. शेक्सपियर के रिचर्ड सेकंड का ग्रेट एक प्रैक्टिकल विजडम है. ईगर फीडिंग, जो ईगर फीडिंग बहुत जल्दबाजी से खिलाना, फूड डॉट चॉक द फीडर. देखिए फीड, फूड, फीड, हर चीज जो है यहां पर रूट एक ही है उनका, लेकिन यहां पर ये पार्टिसिपल है, यहां पर ये नाउन है, यहां पर ये नाउन है, लेकिन नाउन भी अलग अलग है. ये यहां पर कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो फॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो बेसिक मीनिंग है तीनों का एक ही है. एक और एग्जांपल, स्वीट किस दाई स्वीट्स, आई फेन वुड स्वीटली इंडाइट, which even of sweetness, sweetest, sweeter heart. You can see the word sweet is repeated so many times, but every time the form is different. Philip Sidney, who was also a master of such devices, Astrophil और Stella में लेते हैं इसको. चलते हैं हम एक और रिपीटिशन ऑफ वर्ड डिवाइस की तरफ, एंटेना क्लासेस. नाउ दोस्तों एंटेना क्लासेस थोड़ा सा अलग आ जाता है पॉलिप्टोटॉन से. Repetition of a word or a phrase within a sentence. The word or phrase means something different each time it appears. जो हमारे तीन क्राइटेरिया है, पहला है सेम वर्ड, तो यहां पर पूरा होता है. दूसरा है सेम फॉर्म, यहां पर पूरा होता है, लेकिन सेंस हर टाइम क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो पहले अगर अपन देखें पॉलिप्टोटॉन के अंदर, उसमें वर्ड और सेंस सेम है लेकिन फॉर्म अलग अलग है. और एंटेना क्लासेस के अंदर फॉर्म और जो वर्ड है वो सेम है, लेकिन जो सेंस है वो डिफरेंट है. वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंटेना क्लासेस, एज इट इज जो है जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन. सो ये रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन इज लुक अपीयर सिमिलर बट रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन. बेसिक फॉर्मूला पॉलिप्टोटॉन की जगह यहां पर हम लिखेंगे एंटेन क्लासेस. ये रिपीट हो गया है, इट इज एंटेन क्लासेस.
तो एंटेन क्लासेस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम वर्ड सेम रहेगा, सेम फॉर्म सेम रहेगी, लेकिन मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। put out the light and then put out the light. Famous lines, Othello, who is going to murder his wife or who plans to murder his wife, Shakespeare में. Now put out the light. Here this means क्रिएटिंग डार्कनेस, जो कैंडल जल रही है उसको बुझाना या और कोई भी जो आर्टिफिशियल लाइट है उसको बुझाना। देन पुट आउट द लाइट, दिस हियर इज अ फिगरेटिव सेंस। पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइफ, यहां पर लाइफ की बात हो रही है। सो सेम फ्रेज दोनों जगह पर, लेकिन मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। अनदर एग्जांपल इज टू इंग्लैंड विल आई स्टील एंड देयर आई विल स्टील। हेनरी फिफ्थ, शेक्सपियर का प्ले, हेनरी फिफ्थ का खुद की लाइंस। हेयर स्टील्स, टू गो स्टील्थली, बिना किसी को बताए चुपचाप जाना, एंड स्टील जो एक्ट ऑफ स्टीलिंग है, चुराना है। तो दोनों वर्ड सेम फॉर्म लेकिन डिफरेंट मीनिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ यू आर फायर्ड विद एंथुसियाज्म, यू विल बी फायर्ड विद एंथुसियाज्म। यहां पर स्पेशली फायर्ड जो है उसको हमने एंटेन क्लासेस के सेंस में यूज करा है। फायर्ड विद एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, तो ये प्लेयर्स के लिए है कि अगर प्लेयर्स एंथुसियाज्म से नहीं भरे हुए हो, यू विल बी फायर्ड विद एंथुसियाज्म। ये कोचेस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से तुम्हें फॉरेन टीम से निकाल दिया जाएगा। तो हेयर फायर्ड इज किसी को किक आउट करना कंपनी से, हेयर फायर्ड इज बहुत ज्यादा भरे हुए होना। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटेन क्लासेस। बहुत बढ़िया डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है एपिज़ोक्सिस। देखिए दोस्तों, एपिज़ोक्सिस होता है रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज इन क्विक सक्सेशन, जो सारे रिपीटिशन का फार्मूला होता है विदाउट एनी इंटरवीनिंग वर्ड। लगातार उस वर्ड को बार बार रिपीट करना, इट इज ऑल्सो नोन एज पैलिलॉजिया। इसमें वर्ड सेम होता है, इसके अंदर फॉर्म सेम होती है, इसके अंदर मीनिंग सेम होता है, और क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, ये कंटिन्यूअसली यूज होता है। इसके अंदर जितनी बार रिपीटेशन होता है कोई दूसरा बीच में नहीं आता है। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिज़्यूग्मी, जिसका ट्रांसलेशन होता है फास्टनिंग टुगेदर, साथ में जोड़ना। तो बेसिक फार्मूला, सेम वर्ड, सेम फॉर्म, सेम मीनिंग, तीनों सेम। ध्यान क्या रखना है, विदाउट एनी इंटरवेनिंग वर्ड। एग्जाम्पल देखिए इसका, एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो लाइफ। रिपीटिशन ऑफ 1 2 3 विदाउट एनी इंटरवेनिंग वर्ड। सो दिस इज मीनिंग हर बार नौ का एक ही एक किंग से ली गई है। अलोन 2 बार, ऑल एलोन। अब इसको हम एपिज़ोक्सिस काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या आ गया, 2 बार ऑल आ गया। ये प्लॉसे का एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये आपके एपिज़ोक्सिस का एग्जांपल है। एलोन वापिस से रिपीट है वहीं पर, ऑन अ वाइड सी। यू कैन सी कितना बार उन्होंने रिपीट करे हैं वर्ड्स को। एक और बड़ा एग्जांपल देखिए, फेमस, the horror. These are, I think, the concluding words of Conrad's classic novel, The Heart of Darkness. नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं डायकॉप के ऊपर। डायकॉप दोस्तों वो डिवाइस है जिसमें रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज ब्रोकन अप बाय 1 or 2 इंटरवेनिंग वर्ड्स। तो इस वजह से कई जने, तो कई स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इसको एपिज़ोक्सिस के बराबर मानते हैं, और कुछ ऐसे जने हैं जो इसको एक अलग डिवाइस मानते हैं। ग्रीक वर्ड थायकॉप से निकल कर आया है। थायकॉप का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू 2। तो जो 2 लगातार सेम वर्ड चल रहे थे उनके बीच में कोई एक वर्ड आ गया। सम स्कॉलर्स ट्रीट डायकॉप एंड एपिज़ोक्सिस एज सिनोनिमस टू ईच अदर। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका दोस्तों। द फेमस एग्जाम्पल, सारे लिटरेचर लवर्स को ये तो एटलीस्ट ध्यान ही है जो सॉलिड की है, टू बी और नॉट टू बी। तो आप देखिए 1-2 वर्ड्स बीच में आ गए, वही सेम बात है जो हम एपिज़ोक्सिस में देखते हैं,
सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर क्या हो चुका है, इंटरवेनिंग वर्ड आ गए हैं। I hate to be poor, and we are degradingly poor, offensively poor, miserably poor, beastly poor. Again and again, the same word is used, but with intervening words from our mutual friend. And now we will look at a very special example once again. Like this, it is a famous soliloquy, Macbeth. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Here we can see pattern, and is repeated, tomorrow, tomorrow, tomorrow is repeated thrice. लेकिन एपिज़ोक्सिस की बजाय हम इसको क्या कहेंगे, डायकॉप कहेंगे। Are lost, two prayers are lost. It's a classic example. यहां तो हो रहा है एपिज़ोक्सिस क्योंकि दो वर्ड्स विदाउट इंटरवेंशन, और आर लॉस्ट ये एग्जांपल होता है डायकॉप का क्योंकि इनके बीच में वर्ड्स आ गए। द टेम्पेस्ट शेक्सपियर से ये लिया गया है। देन वी कम टू एनाफोरा। ये थोड़ी ऐसी डिवाइस है, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, मार्क भी करी हो जब पोएम के अंदर पढ़े हो, कि इट इज रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव और नियर बाय क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एलिट्रेशन का हायर लेवल है। एलिट्रेशन के अंदर इनिशियल साउंड को देखते हैं, इसके अंदर हम बिगनिंग ऑफ सेंटेंस या क्लॉज या हम एक पूरा वर्स पैराग्राफ के अंदर देखते हैं, तो उसमें एक वर्ड या एक फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम एनाफोरा का एग्जांपल मानते हैं। तो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एनाफेरियन, विच मींस अ कैरिंग अप और बैक, किसी चीज को कैरी करना, वापस से लेकर आना। सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फिगर्स ऑफ रिपीटिशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस ब्लेसेड प्लॉट, दिस अर्थ, this realm, this singland, this nurse, this teeming womb of royal kings, this land of such dear souls, this dear land। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो एपिज़ोक्सिस का एग्जाम्पल है। यहां पर डियर को आप डायकॉप का एग्जाम्पल भी मान सकते हो, लेकिन जो दिस है वो लगातार रिपीट हो रहा है क्लॉजेस में, लाइंस के अंदर स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें बिगनिंग ऑफ लाइन में भी स्टार्ट हो रहा है। अगर हम देखें इसमें क्लॉज तो है नहीं, तो दिस इज वन ऑफ ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ एनाफोरा। देन यू हैव 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear। टिंटन एबे की फेमस लाइंस। यहां पर आप देख सकते हो कि जो क्लॉज डिवीजन है उसके अंदर 5 से स्टार्ट हो रहा है हर बार। और बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल, शायद जिनकी भी ग्रेजुएशन में रही है ये पोएम उन्होंने पढ़ी हो, लंदन पोएम। इन every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band। You can see every is also used more times, but we should focus on the beginning of each line। So this is basically anaphora। Then we come to epistrophe। एनाफोरा हो सकता है आप लोगों ने बहुत सुना भी हो और उसको मार्क भी करा हो अपने एप्रिसिएशन के अंदर। एपिस्ट्रॉफी के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, जो है बिल्कुल एनाफोरा से मिलता जुलता। इट इज रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द एंड, वो एट द बिगनिंग है, ये एट द एंड ऑफ सक्सेसिव और नियर बाय क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। सो इट इज reverse position of anaphora। Word is derived from Greek epistrophe, which means a turning about, जो turn पे round पे मिलता है। और epistrophe को हम जैसे उसे anaphora बोलते हैं, epiphora भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। If you had known the virtue of the ring, or half her worthiness that gave the ring, if you did know for whom I gave the ring, and would conceive for what I gave द रिंग। फेमस मर्चेंट ऑफ वेनिस के लास्ट पार्ट के अंदर द रिंग एपिसोड जो है उसके अंदर पोर्शिया के द्वारा बोली गई स्पीच का ये पार्ट है। चारों जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर वर्ड से एंड हो रही है, द रिंग। एक और एग्जांपल, वेयर नाउ, हु नाउ, व्हेन नाउ। सैमुअल बेकेट की द अननेमेबल से लिया हुआ।
हर जो क्लॉज है वो किस पे खत्म हो रहा है, नाउ के ऊपर खत्म हो रहा है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एपिस्ट्रफी और यू कैन से एपिफोरा. आते हैं इसी से जुड़ी हुई तीसरी डिवाइस, सिम्प्लॉसी. नाउ व्हाट इज सिम्प्लॉसी? सिम्प्लॉसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिफोरा. Repetition of a word or a phrase both at the beginning and end of successive clauses or verses. जब beginning में और end में similar हो तो ये एक तरह से अपन कह सकते हैं a simplose is a combination of anaphora and epiphora or epistrophe. Example देखिए, the yellow fog that rubs its back upon the window panes. The yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes. Here you can see the yellow, यहां से दोनों लाइन स्टार्ट हो रही है, एंड द विंडो पेन्स दोनों लाइन सिमिलर वर्ड से खत्म हो रही है. तो एनाफोरा तो है ही, साथ में एपिफोरा भी है, और ऐसी चीज को हम बोलते हैं सिम्प्लॉस है. फेमस ये है ही लव सॉन्ग ऑफ प्रूफॉक्स है. The madman is not the man who has lost his reason. The madman is the man who has lost everything except his reason. ऑर्थोडॉक्सी जी के चेस्टरटन का जो फेमस है से उससे लिया हुआ ये है. यहां पर आप देख सकते हैं द मैडमैन से दोनों लाइन से स्टार्ट हो रही हैं और हिज रीजन से दोनों लाइन खत्म हो रही है. तो ये है सिम्प्लॉसे का एग्जाम्पल. तो दोस्तों ये थी हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने साउंड्स और वर्ड्स का जो रिपीटेशन होता है उससे रिलेटेड डिवाइसेस को देखा. आई होप यू एंजॉयड द क्लास, यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और कुछ पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी हो गया. आने वाली क्लास के अंदर कुछ और फिगर्स करेंगे रिपीटेशन से रिलेटेड. तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू डियर फ्रेंड्स.